जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्यूसी लेबोरेटरी के इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर। बहुत सारी क्यूरीज थी मेरे पास, तो मैं इस वीडियो को अगेन बना रहा हूँ। बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं इस हवाले से कि आज क्यूसी के जो इंटरव्यू के कॉमनली आस्किंग क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्यूसी में लोग से आप पूछते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए कहीं पे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप किसी भी एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। कोई डिसाइडेड नहीं होता कि वहाँ इंटरव्यू लेने वाले के माइंड में क्या चीज़ है। तो एक पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये, हाउ टू मेंटेन एचपीएलसी कॉलम। एचपीएलसी कॉलम को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं। अब इसको दो आंसर से, दो एस्पेक्ट से आपको जवाब देना है। पहला आंसर है कि अगर आप उसकी ठीक तरीके से वॉशिंग करते हैं आफ्टर एनालिसिस, क्योंकि मेंटेन का वर्ड इस सेंस में है कि किस चीज़ की जब आप मेंटेन करते हैं तो उसकी लाइफ इंक्रीज होती है। आप किसी गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। इस तरह वो पूछने का पर्पज़ ये है कि कॉलम को कैसे आप मेंटेन रखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक रहे, उसकी लाइफ ठीक रहे। तो इसका पहला आंसर है, अगर आप उसको ठीक तरीके से वॉश करते हैं आफ्टर एनालिसिस एज पर एसओपी, तो उसकी लाइफ, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर रहती है। दूसरा आंसर इसका रिकॉर्ड कीपिंग का। अगर आप इसका रिकॉर्ड कीप रखते हैं ठीक तरीके से, जिसमें स्पेशली वॉशिंग का रिकॉर्ड, ठीक है, और नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने लगे वो, और थ्योरेटिकल प्लेट्स आप कैलकुलेट करते हैं इनिशियली और हर एनालिसिस पे भी, जिससे आपको एक टेंटेटिवली आइडिया मिलता रहता है कि कॉलम इस वक्त करंट स्टेटस पे किस पोजीशन पे कितने नंबर ऑफ इंजेक्शन पे लग चुके हैं और क्या इसका रिकॉर्ड शो कर रहा है। इस दो एंगल से आप अपने कॉलम को मेंटेन कर सकते हैं। एचपीएलसी कॉलम को आपको रिप्लाई ये देना है। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू ऑब्सलीट एचपीएलसी कॉलम। आप अपने कॉलम को ऑब्सलीट कैसे करते हैं। लोगों का आंसर ये होता है, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, कि जब उसकी पीक शेप खराब होना शुरू हो जाए, वो प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, तो हम उसको ऑब्सलीट करते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया, लेकिन इसका प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब आपको लास्ट एनालिसिस पे पता लगा कि कॉलम की पीक खराब हो रही है, रिकॉर्ड में ऑडिट ट्रेल में सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ठीक है, कि आपकी पीक खराब हुई तब आपने उस कॉलम को छोड़ा, मैं भी कि वो आपके रिजल्ट ठीक नहीं दे रहा हो, पीक शेप को सप्रेस कर चुका हो इतना ओवरलोड होने के बाद, इतना ओवरलोडेड आपका कॉलम है जिसको आप चला रहे हो और पीक आपकी सप्रेस्ड होकर आ रही हो और आपको आइडिया ही ना हो। इसलिए इसका क्राइटेरिया आंसर बेस्ट ये है कि कॉलम को ऑब्सोलीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होती है, एक एसओपी का पार्ट होता है कि कॉलम की इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट की जाती है। ठीक है, और जब वो इनिशियल का 25% रह जाए या 50%, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये आपका इंटरनल है, प्रैक्टिस है, ये बेस्ट है। अगर कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल का हाफ रह जाए या 25% रह जाए, तो हम उस कॉलम को ऑब्सोलीट कर देते हैं। आल्दो की परफॉर्मेंस ठीक दे रहा हो, पीक शेप सही शो हो रहा हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस और जीएमपी जीएलपी यही है कि आप उस कॉलम को ऑब्सोलीट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स जब वो इनिशियल का हाफ या 25% रह जाए। ये आंसर इसका आपने देना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज द सॉल्वेंट कंपोजिशन फॉर एचपीएलसी कॉलम वॉशिंग। कॉलम वॉश करने के लिए सॉल्वेंट कंपोजिशन क्या होती है, क्या आप सॉल्वेंट कंपोजिशन रखते हैं 50%, 100%, क्या क्राइटेरिया है, और क्या सॉल्वेंट आप चूज़ करते हैं। ये लोग अक्सर आपसे पूछते हैं जो एचपीएलसी यूज़ करते हैं, उनका आइडिया देखना होता है ये कॉलम की वॉशिंग के लिए किस तरह का प्रैक्टिस ये अप्लाई करते हैं। क्योंकि जिन जगहों में डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना होता, डेवलपमेंट स्टेज पे कंपनीज होती हैं, तो फिर वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये रखना है, वो रखना है, और आपकी अप्रोच को देखा जाता है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस में ये कॉलम की वॉशिंग सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कंपोजिशन जो आप रखनी जाती है, उसका क्राइटेरिया है कि 50% मेथनॉल यूज़ करते हैं या 50% एसीटोनाइट यूज़ करते हैं या फिर 100% आप कोई भी ऑर्गेनिक फेज यूज़ कर सकते हैं या प्योर वाटर। लेकिन बड़ी लाजमी आपने बताया है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस पे कि आपने एनालिसिस क्या किए, आपने उस पर सॉल्वेंट क्या जलाया, आपने मोबाइल फेस क्या जलाया। सही है, सॉल्वेंट कंपोजिशन जो है वॉशिंग सॉल्वेंट की टोटली बेस करती है कि आपकी एनालिसिस क्या थी। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया जो बफर्ड था, तो फिर आपकी सॉल्वेंट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया जो बफर्ड नहीं था, जस्ट मिक्सर था मेथनॉल का या किसी और ऑर्गेनिक फेस का, तो फिर आपका सॉल्वेंट कंपोजिशन कुछ और होगा। ये आपने आंसर करना है। और अगर आप कॉलम को बफर के बाद वॉश करेंगे तो पहले आप वाटर में उसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको 100% मेथनॉल पे या 50% मेथनॉल पे या 50% एसिन पे करते हैं। लेकिन बफर मोबाइल फेस को पहले 100% प्योर डिस्टिल्ड वाटर पे, फिल्टर डिस्टिल्ड वाटर पे आपको ड्रेन करना, वॉश करना नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज √n+1 फार्मूला। ये फार्मूला आपको क्या बताते हैं, क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं। ये आप कॉमनली पूछी जाती चीज़ आप पूछ जाती है। इसका आंसर आपने ये करना है कि ये जो फॉर्मूला है बेसिकली √n+1, ये रॉ मटेरियल की असेंबली के अंदर आप यूज़ करते हैं और ये एक्टिव के अंदर यूज़ आप नहीं करते। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमेशा प्रैक्टिस याद रखिएगा। अगर एक्टिव या जेनरिक जो आपके पास है वो 100% सैंपल होता है, चाहे 1 कंटेनर हो,
5 हो, 10 हो या 100 कंटेनर हो, उनकी 100% सैम्पलिंग यूज़ होती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो स्पेशल यूज़ होता है जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके लिए लगाया जाता है। अगर कंटेनर को देखते हुए अगर आपके पास मिनिमम 5 कंटेनर है तो एक्सिपिएंट भी उस केस में 5 से कम है तो चारों की सैम्पलिंग आप कर लेते हैं, लेट्स सपोज। लेकिन अगर आपके पास 5 आ गए तो फिर फार्मूला लगा लें। 5 से ऊपर है, 6 है, 10 है, 20, 50 कंटेनर एक्सिपिएंट के आगे किसी एक लॉट के, तो फिर एक्सिपिएंट के केस में आप इस फॉर्मूले के तहत सैम्पलिंग करते हैं। तो कहने का मकसद ये फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा क्राइटेरिया आपने बताना है जो मैंने आपको बताया। फिर इसी से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू सैंपल रॉ मटेरियल। आप क्यूसी के अंदर रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, क्यूसी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल हर एरिया से वो पूछ लेगा आपसे। स्पेसिफिक नहीं कि मैं आपको स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एचपीसी के बता रहा हूँ, किसी और खास रेजोल्यूशन के बता रहा हूँ, वैसे मैं इस पर भी बता चुका हूँ। लेकिन क्यूसी के जनरल क्वेश्चन है जो आपसे ओवरऑल चीज़ों से पूछ सकते हैं। तो हाउ टू सैंपल द रॉ मटेरियल आपसे पूछेगा, तो इसका पर्पज़ ये कि आप बताएं कि आप सैंपल कैसे करते हैं। आपने थोड़ा सा ब्रीफ वे में इसका आंसर बताना होता है, थोड़ा सा ब्रीफ प्रोसीजर बताना होता है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या आपने बताना है कि आपके पास जो इंटीमेशन आती है, जो इसकी बेस पर आप सैंपल करते हैं, या जीआरएन आती है, कुछ भी आ सकता है, या रॉ मटेरियल की एमआरआर आती है, इसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। उसमें आप वर्बली क्यूसी में उसके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उसकी लॉट की एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ चेक करने के बाद फिर अपनी प्रिपरेशंस करते हैं। आप जिस कंटेनर में आपने सैंपल लेना है वो कंटेनर चूज़ करते हैं, उसको लेबल करते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कंटेनर है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर आप एक सैम्पलिंग लेक्चर का फॉर्मेट अपने पास रेडी रखते हैं, और साथ में नंबर ऑफ टैग्स रॉ मटेरियल के येलो कलर के होंगे। जो सैम्पलिंग जिससे आप करते हैं उनकी कलर टैगिंग अलग होती है। वो येलो कलर का सैंपल या ब्लू कलर का भी हो सकता है। एक अंडर टेस्ट का सैंपल भी लग सकता है और एक सैंपल का भी सैंपल टैग लग सकता है। कंटेनर को भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो वो उन सैंपल्स के टैग्स को प्रिपेयर करते हैं। सैम्पलिंग के टैग होते हैं बेसिकली, वो शो करते हैं कि इस कंटेनर से सैंपल हो चुका है। वो सैम्पलिंग के टैग प्रिपेयर करते हैं और आप चले जाते हैं उस पोजीशन पे जहाँ पे वेयर हाउस में वो कंटेनर रखा होता है। वेयर हाउस से अलाइनमेंट करने के बाद फिर उस कंटेनर को आप फिजिकली देखते हैं, और वो जो एग्जैक्ट फॉर्मेट जो मैंने आपको कहा, जो आपके पास निकाल लेते हैं प्रिंट के तौर पर, आपको पास होता है आपके एसओपी का, सैम्पलिंग की एसओपी का पार्ट होता है। वो ये हमेशा याद रखना है, आपने बताना है। उस फॉर्मेट को, उस कंटेनर को फिजिकली देख के फिल करते हैं बिफोर सैम्पलिंग। देखते हैं कि कंटेनर की कंडीशन कैसी है फिजिकली, उस पर सप्लायर मैन्युफैक्चर मेंशन है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और लॉट है, बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, जो भी वटेवर, उसकी फिजिकल कंडीशन देख के वो फॉर्मेट फिल करते हैं। सारे कंटेनर को देगा, 10 कंटेनर है, आप 10 के 10 कंटेनर को पहले फिजिकली चेक करेंगे, देखेंगे, और उस फॉर्मेट के अंदर उसकी रिपोर्ट फिल करते हैं। उसके बाद फिर आप उस कंटेनर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ गो हेड देते हैं, किसी हेल्पर से हेल्प लेते हैं, और उस कंटेनर्स को आप सैम्पलिंग बूथ के एरिया में लेके जाते हैं। और वहाँ से फिर आप यूटेंसिल्स को अपने यूज़ करते हुए, जो क्लीन होने चाहिए, मास्क, कैप, सब सेफ्टी पीपीज को पहनते हुए अंडर लेमिनार आप कंटेनर की सैम्पलिंग करते हैं, उसको दोबारा पैक करते हैं, और उन पे वो सैम्पलिंग के येलो टैग्स और ब्लू टैग अंडर टेस्ट शो कर सकता है, और सैम्पलिंग वाला जो येलो कलर का जो टैग है वही शो करता है कि इससे कंटेनर से सैंपल हुआ है। वो सैम्पलिंग करने के बाद वेयर हाउस में भी एंट्री की एक लॉग बुक होती है, वहाँ पे एंट्री करते हैं, उनको शो करता है कि हमने इस कंटेनर की सैम्पलिंग कर ली है। उसके बाद फिर उस सैंपल को अपने वेयर हाउस अपने क्यूसी में ला के पर्टिकुलर जगह पर रख के, और एक लॉग बुक होती है आपके पास रॉ मटेरियल सैंपल रिसीविंग की, वहाँ पे एंट्री करके कि सैंपल कर लिया, किसने किया, वहाँ पे सिग्नेचर करके पर्टिकुलर जगह पे उस सैंपल को रख दिया जाता है, और जीआरएन को पर्टिकुलर फाइल में लगा दिया जाता है। यह है प्रोसीजर रॉ मटेरियल की सैंपलिंग करने का, आपने थोड़ा सा बताना है, ठीक है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसए टेस्ट एंड सीयू, जिसको हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट करते हैं। दोनों में कैसे डिफर करेंगे क्यूसी के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग कंफ्यूज होते हैं, आपने आंसर कर ये देना है। दोनों बेसिकली पर्पस ये है कि आप किस प्रोडक्ट की प्योरिटी को चेक कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है, दोनों की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। अब पहले आप बता देंगे ऐसे टेस्ट जो नॉर्मली आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर करते हैं, सिरप पे भी ऐसे लगा सकते हैं आप, टैबलेट पे भी, कैप्सूल में भी, ठीक है, और किसी और प्रोडक्ट जिस स्टेज पे भी आपके पास आ रही है, इंटरमीडिएट स्टेज पे लगा सकते हैं, ठीक है। जबकि सीयू का टेस्ट है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है ऐसे के लिए कि आपके पास 20 टैबलेट लेंगे, सिरप होगा तो डिफरेंट क्राइटेरिया, कैप्सूल होगा तो डिफरेंट क्राइटेरिया। इससे लेके आप प्रोडक्ट को टेस्ट लगा के ऐसे चेक करते हैं। एचपीएलसी भी ऐसे हो सकता है, टाइट्रेशन भी हो सकता है, यूवीपी भी हो सकता है। लेकिन सीयू के लिए क्राइटेरिया कि हर स्टेज पे नहीं लगाते, हर प्रोडक्ट पे नहीं लगाते। ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का टेस्ट कहलाता है, और इसके अंदर क्राइटेरिया है कि आप 10 टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली, और वो 10 टैबलेट्स को इंडिविजुअली चेक किया जाता है। हर एक टैबलेट का एक वेसल के अंदर लगा के आप एक क्लिनिकल फ्लास्क जो प्रोसीजर होता है प्रिपेयर करने का, उस तरह बना के 10 सैंपल बनाते हैं सीयू के लिए, और ऐसे के लिए कंपोजिट। लेकिन सीयू जब लगता है जब आपके पास 2 लॉ इंप्लीमेंट हो, यानी आपकी कोई प्रोडक्ट
टैबलेट, सिरप, वटेवर सिरप या कोई भी हो, आपका वो अगर बेसिकली तो ये टैबलेट के केस में ज़्यादातर होता है, कैप्सूल के केस में होता है। अगर वो प्रोडक्ट के अंदर आपका जेनेरिक 25 मिलीग्राम होगा तो उसके ऊपर आपका सीयू का टेस्ट इम्प्लीमेंट होगा। 25 मिलीग्राम उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। या आपकी टैबलेट ऐसी है कि उसकी स्ट्रेंथ का जो जेनेरिक है वो होल कंप्रेशन वेट का 25% है तो भी लगेगा। ये ब्रिटिश फार्माकोपियल में गिवन है और ये 2 लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये किसी प्रोडक्ट पे 2 लॉ इंप्लीमेंट होते हैं तो सीयू का टेस्ट लगता है, वरना सीयू का टेस्ट नहीं लगता। और ऐसे का टेस्ट तो आप हमेशा लगाते हैं, ग्रेन्यूल्स पे भी लगा सकते हैं, कोर पे भी लगा सकते हैं, आप कोटेड पे भी लगता है, आपकी क्राइटेरिया अपनी कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए पॉलिसीज डिफरेंट है। तो सीयू हर स्टेज पे, हर प्रोडक्ट पे, हर कैटेगरी की प्रोडक्ट पे नहीं लगता। 2 लॉ के अंडर जो प्रोडक्ट आती है उन पे लगता है। लॉ मैंने आपको बता दिया वो क्या है, ये लॉ आपने लाजमी बताना है, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैन 2 एनालिस्ट, क्या 2 एनालिस्ट एक एचपीएलसी पे सेम यूजर आईडी से काम कर सकते हैं? तो आपकी क्या व्यू है सवाल है, इसका रिप्लाई करें। तो हम इसका आंसर आपने देना है कि ये जीएलपी, जीएमपी और ड्रेप की रिक्वायरमेंट और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रॉन्ग है। 2 एनालिस्ट सेम आईडी से काम नहीं कर सकते। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जीएलपी भी आपको जीएमपी भी कहता है कि अगर जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है, और ऑडिट का बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपको जो एनालिस्ट है, जितने भी एनालिस्ट है, 1 है, 2 है, 4 लेबोरेटरी के अंदर एचपीएलसी पे काम करते हैं, हर एनालिस्ट के पास अपनी आईडी होगी, अपनी आईडी से वो लॉगिन होगा और अपनी आईडी से एनालिसिस करेगा, एक दूसरे की आईडी से नहीं करते। इसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि आपकी ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी आपकी आसान रहे, किसने क्या काम किया, कोई ऑडिट टाइम में कोई भी एक्टिविटी हुई है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और उसमें ट्रेसेबिलिटी आसान रहे कि कौन किस आईडी से काम करता है। क्लियर है। अच्छा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वाई आरएसडी फेल्स इन क्यूसी। क्यूसी में आरएसडी जो एचपीएलसी पे वो क्यों फेल हो जाता है? आरएसडी जो निकालते हैं, सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट का पार्ट है, वो अक्सर फेल होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसका आंसर आप नहीं बताना है कि इस पे पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो आपकी प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और दूसरा आपका एनालिस्ट खुद है। प्रोडक्ट किस साइज पे है और आपकी मशीनरी डेफिनेटली। अगर आपका कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं था तो आपके आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिप्लाई बता रहा हूँ, अगर आपके सिस्टम के अंदर एयर ट्रैप हो गई, आपके सिस्टम की आरएसडी फेल हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, होमोजेनाइज नहीं किया, तो आपकी आरएसडी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? इन सारे केसेस में आपका जो एरिया है, जिसमें 5 रेप्लिकेट के दरम्यान आप एरिया निकालते हैं और उस चीज़ की आरएसडी निकालते हैं, उनमें वेरिएशन आ जाएगा। जब वो वेरिएशन 2% ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब कि आपकी आरएसडी फेल हो जाती है, आपका डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पर्टिकुलर सिलेक्टेड कुछ आपने रीजन बताने। नंबर 1 पे आपका इंस्ट्रूमेंट एयर आ गई, आरएसडी फेल, सिस्टम कंटामिनेटेड है, प्रॉब्लम आएगा, एरिया वेरिएशन आएगा, आरएसडी फेल, सिस्टम में एयर है, आरएसडी फेल। आपने सैंपल ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, आरएसडी फेल। आपने सैंपल को ठीक तरीके होमोजेनाइज नहीं किया, आपकी आरएसडी फेल। ये 2-4 रीजन आपने बताने हैं, किसी वजह से आपकी आरएसडी फेल होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में आप क्या डिफरेंस समझते हो, क्या फर्क है? अब इसका आंसर आपने देना है कि क्यूसी के अंदर इस्तेमाल होने बड़ी इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स है, जिसका कंसर्न आपके मशीनरी से साथ होता है। और एक डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी है स्पेशली वैलिडेशन, और दूसरी कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कैलिब्रेशन के अंदर आप किसी मशीन को ये चेक कर रहे होते हैं कि जो हमने मशीन परचेज की और उसको जो सेट किया है अपने पर्पस के लिए, वो क्या उस पर्पस पे उस रिक्वायर्ड कंडीशन पे सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इस मशीन को चेक कर लिया, बार बार यूज़ करते हैं कि पार्ट्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज वो मशीन एक्यूरेटली काम कर रही है या नहीं, बगैर एडजस्टमेंट के। ठीक है, और इसमें कैलिब्रेशन में 2 टर्म्स और आ जाती है, एक वेरिफिकेशन की टर्म भी आ जाती है और एक मैकेनिकल कैलिब्रेशन की टर्म भी आ जाती है। मैकेनिकल कैलिब्रेशन की टर्म में आप फिर एडजस्टमेंट करते हैं, वेरिफिकेशन की टर्म में आप एडजस्टमेंट नहीं करते, जस्ट चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। थर्मामीटर होता है, उसको आप जस्ट वेरीफाई कर रहे होते हैं, कैलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह बैलेंस को आप डेली वेरीफाई कर रहे होते हैं, कैलिब्रेशन की टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन वो वेरीफाई हो रहा होता है। लेकिन कैलिब्रेशन में आप क्या करते हैं कि कोई एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिफरेंस आता है एडजस्टमेंट का, वो सेट करके हम निकालते हैं। तो इस परफॉर्मेंस पे मशीन में कितना एरर आया, वो उस एरर को नलिफाई करने के बाद उस मशीन की परफॉर्मेंस को आप सेट करते हैं, जो आपकी कैलिब्रेशन कहलाती है कि मशीन ठीक तरीके से काम गिवन पैरामीटर पे काम कर रही है या नहीं। तो वैलिडेशन बेसिकली क्या है कि एक डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी है, ड्रैप की ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप ये चेक करते हो कि ये डिफरेंट चीज़ों की होगी, मशीन की भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट की हो सकती है, मैथड की भी हो सकती है, इटसेल्फ एरिया की भी हो सकती है, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिफरेंट प्लांट्स हैं उनकी भी होती है, और जो ऑफिसर एनालिस्ट है उनकी भी होती है। ठीक है, जबकि कैलिब्रेशन जस्ट मशीन से कंसर्न कर रही होती है। वैलिडेशन में आप चेक ये करते हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली एक रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ठीक है, वैलिडेशन के पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं,
7 से 8 पैरामीटर है, अगर मशीन की बात करें या मेथड की बात करें, तो जिसमें आपका पर्पस ये होता है कि चेक करना बार बार उस मशीन पे वो एक्टिविटी करने के बाद भी वो वैसी रिजल्ट दे रही है, वैसी परफॉर्मेंस दे रही है नहीं, ये चीज़ कहलाती है वैलिडेशन, जिससे आप श्योर करते हैं कि परफॉर्मेंस उसकी कंसिस्टेंट है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन उसको जो कर रहे हैं वो ऑपरेशन कंसिस्टेंट है, तो ये वैलिडेशन के अंडर आता है, वैलिडेशन की टर्म में आता है। बट डिफरेंट टाइप्स की वैलिडेशन उस पर आप नहीं जाना, आपने जस्ट एक डिफरेंस बताना है कि बेसिकली कैलिब्रेशन में और वैलिडेशन में आप डिफरेंस किस तरीके से करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आखिरी बताता हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को निकाले थे। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन वाटर कंटेंट एंड एलओडी, इस दो टेस्ट में आप कैसे डिफर करेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्यूसी में लोग अक्सर आपसे बार बार पूछते हैं, तो इसका आंसर आपने ये देना है। जो वाटर कंटेंट है इन या एलओडी है, इन दोनों में पर्पज आपका ये होता है किसी प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर को, कंटेंट को मालूम कर रहे होते हैं, कितना परसेंट उसके अंदर मॉइस्चर है, लेकिन दोनों एक डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं और दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वाटर कंटेंट जो है ये आप बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन से करते हैं, जो कार्ल फिशर पे होता है। इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी के अंदर, कार्ल फिशर के नाम से जाना जाता है, उस पर टेस्ट लगाया जाता है जिसमें आप जस्ट किसी कंपाउंड के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट ये आपको बता रहा था कितना परसेंट उसके अंदर वाटर कंटेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने अटैच है, वो इस इंस्ट्रूमेंट से आप मालूम कर लेते हैं। लेकिन एलओडी के अंदर आप क्या होता है, एलओडी में आपके अंदर एलओडी के टेस्ट जो एक इनडेफिनेटली टेस्ट है, डेफिनेट टेस्ट कहलाता है, जो एक ओवन के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आप मॉइस्चर को बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग के बाद वेइंग करके लेते हैं। फिजिकल एक टेस्ट है, फिजिकल डेफिनेट टेस्ट है। इसमें बेसिकली आप किसी कंपाउंड के अंदर मॉइस्चर कितना है वो वोलेटाइल सब्सटेंस कितनी है वो, प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, खास टेम्परेचर दे के आप मालूम कर लेते हैं। क्योंकि जब किसी कंपाउंड को एक खास टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स के वाटर्स के बॉन्डिंग के दरमियान ब्रेकअप होता है, रिएक्शन होता है, तो वो वोलेटाइल सब्सटेंस एवोपरेट कर जाती हैं। तो इसलिए एलओडी के अंदर आप दोनों चीज़ें मालूम कर लेते हैं, मॉइस्चर कितना है वो, वोलेटाइल सब्सटेंस कितना है वो, अदर थिंग्स क्या है, मॉइस्चर इन्वायरमेंटल मॉइस्चर के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कितना है वो, प्लस आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी आप मालूम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे खास टेम्परेचर देते हैं और खास टेम्परेचर पे किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग ब्रेक होती है, रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने थोड़ा सा डिफरेंस बताना है। वैसे तो बहुत डेप्थ में अगर आपको जाना है तो इसकी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल थे कि क्यूसी से रिलेटेड, क्यूसी इंटरव्यू में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली होता है, कुछ भी उनके माइंडसेट में हो सकता है, लेकिन मैंने आपको फिगर एक फॉर्मेट आपको दिया है किस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, तो लोग चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।